करती हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को लुबना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th ज़ूलॉजी का एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे माइक्रोब्स क्या होते हैं और माइक्रोब्स हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th ज़ूलॉजी का एक काफ़ी अहम चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नाउ सबसे पहले इसमें जो बात सामने आती है वो ये है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिफाइन करना आना चाहिए। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? What is a microorganism? What do we actually mean by a microorganism? Now, microorganism is a very small organism. Microorganism is a very small organism. When I say small, small से मेरा मतलब ये है कि ये इतना छोटा होता है, ये हमें खुली आंख से नजर नहीं आता है। इसको देखने के लिए हमें हमेशा एक एड की जरूरत पड़ती है, विच इज यूजुअली अ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के बगैर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। सो माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन समथिंग लिविंग। सो ये कोई ऐसी लिविंग एंटिटी है, कोई ऐसी लिविंग चीज है जो हमें खुली आंख से नजर नहीं आती है, बल्कि इनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। नाउ हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शुमार करते हैं। ये हमें अक्रॉस डिफरेंट किंगडम्स मिलती है। हमने लाइफ की 5 किंगडम्स को समझा है। अक्रॉस डिफरेंट किंगडम्स हमें ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बैक्टीरिया में मिलते हैं, फंगाई में मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं विच आर इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑफ कोर्स किंगडम एनिमलिया से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच आर इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट वी एक्चुअली इंक्लूड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया, then yeasts, protozoa, viruses. Yeast is basically a fungi. So अलग अलग organisms जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर इंक्लूड करते हैं, they are bacteria, fungi, protozoa and viruses. So the major chunk of organisms that are included under microorganisms are bacteria and yeast, which is of course a fungi, protozoa and viruses. Now apart from these, there are also certain proteinaceous particles which we call as viroids और प्रियॉन्स, जिनको हम वायरॉइड्स या प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स और प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपनी टेक्स्ट को देखेंगे, टेक्स्ट में आपको इन बातों का सिर्फ जिक्र मिलेगा कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। बट सिंस यू हैव टू फेस द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देयर समटाइम्स you also get questions which are beyond the scope of the book. So this is a very small information that certain proteinaceous particles, protein के बने हुए particles होते हैं जिन्हें कि हम viroids या prions के नाम से जानते हैं, they are also included under the category of microorganisms. Now the direct question here is, how do we know microorganisms? Are they friends? Are they foes? क्या ये हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं? By now, at this stage, studying science, studying biology at different levels, by now you have understood that microorganisms are both our friends as well as foes. कुछ microorganisms ऐसे हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाने में एड करते हैं, मदद करते हैं, लिहाजा वो हमारे दोस्त हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, जो हमें डिजीज कॉज कराते हैं। So lest they are foes. So microorganisms are both friends as well as foes. But this chapter deals with the friendly face of the microorganism. In this chapter, we have to study, we have to understand how microorganisms are of help to human beings. So it's a very interesting topic and many new informations will be added to your knowledge.
So let us start with the habitat of microorganisms. Before we understand that how microorganisms are useful to the humankind, to the mankind, before that we should understand about the habitat of the microorganisms. Where are actually microorganisms found? कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं? अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं, the answer is very clear. There is no place on earth where you cannot think of microorganisms. जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको microorganisms नहीं मिलेंगे. They are present on earth. That means they are present in lithosphere. ये आपको lithosphere में मिलेंगे. ये आपको hydrosphere पानी में मिलेंगे. You will find them in hydrosphere, you will find them in lithosphere, you will find them in air, that is you will find them in atmosphere. So these are some normal habitats which have favorable conditions for living. When I say lithosphere, hydrosphere, atmosphere, ये काफी normal habitats हैं. इधर जो कंडीशंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने के मुताबिक होती है, इन जगहों पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. इतना ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें उन जगहों पे भी मिलते हैं जहां पे यूजुअली कोई अदर फॉर्म ऑफ लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है, जैसे कि वॉल्केनो का वेंट, द वेंट ऑफ अ वॉल्केनो. जमीन के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ, द वेरियस geysers, the hot waters inside the surface of the earth, the volcanic vents which are regarded as extreme habitats, ice laden areas, जिन एरियाज में आइस है और टेम्परेचर लगभग -190 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, ऐसी जगहों पे जहां जिंदगी मुमकिन नहीं, वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, वहां पे भी जहां बाकी जानदार रहते हैं, और ऐसी जगहों पे भी जहां पे हम जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, जैसे वॉल्केनो का वेंट, कहीं जो है बहुत चिलिंग आइस है, ऐसे हैबिटेट्स में, या अर्थ के अंदर जो काफी गर्म ग्लेशियर्स होते हैं उनके अंदर. सो दे कैन लिव इन ऑलमोस्ट एनी कंसीवेबल हैबिटेट. आप किसी भी हैबिटेट के बारे में सोचिए, वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. सो everywhere on earth we look, we can see these microorganisms. But I told you this chapter deals with the friendly face of the microorganisms. Now let us try to understand where actually microorganisms are utilized in our day-to-day life. देखिए, microorganisms जो हैं, जिनको कि हम commonly microbes कहते हैं, microorganisms are commonly known as microbes. ये जिंदगी के अलग अलग spheres में हमें काम आते हैं. जैसे Microorganisms are used in household activities. आपका पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा. Household activities, they are used in industries. They are used in sewage treatment. They are used as agents of biocontrol. They are used as biofertilizers. And they are also used in production of biogas. So you can see here, I have given you a big friendly face of microorganisms. मैंने बहुत सारे ऐसे स्फेयर बोर्ड पे लिखे हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक दोस्त वाला चेहरा दिखाते हैं, यानी वो वाला चेहरा जहां इंसान इनको अपने मुफाद, अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करता है, इनसे काम लेता है, इनसे चीजें लेता है, जिनका वो अपनी जिंदगी की ईज को, आसाइश को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है. नाउ देयर आर मेनी स्फेयर्स जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है. घरों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिधर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं. इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है. सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट को ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है.
आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जमाना है, वहां पे बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें एज एजेंट्स ऑफ बायो कंट्रोल इनका इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड as biofertilizers. So dear students, this whole chapter, microbes in human welfare, revolves around these subtopics. So everywhere we have to study how microorganisms are utilized, what benefits they give us, and what are the various varieties of microorganisms that are utilized in these different fields. So this is a very interesting topic because we will learn about many activities. So let's pick them up one by one. एक एक करके हम understand करेंगे कि हम microbes का इस्तेमाल कैसे करते हैं. Now let's take up the first use of the microorganisms, that is microorganisms in household activities. घरों के अंदर जो activities होती हैं या खाने पीने की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है. सो microbes, the first use, microbes in household activities. Microbes in household activities. घरों के अंदर, inside houses, microbes are used in the production of curd, in the production of cheese, and in the production of dough, for making dough, which is utilized for many purposes. So घरों के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीजें बनाने में करते हैं, जिन चीजों को हम खाने के तौर पे या खाने पीने की चीजों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. इसमें सबसे पहली चीज जो हम सब बड़े मजे से खाते हैं, दैट इज कर्ड, यानी दही. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा रोल है दही बनाने में. नाउ यू रिकॉल हाउ वी मेक कर्ड. हम कर्ड कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है. हम दूध को पहले उबालते हैं, फिर इसको कूल डाउन होने देते हैं, लगभग ब्रिंगिंग इट डाउन टू 40 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर आएगा. और जैसे ही दूध कूल होता है, कितना कूल, ताकि हमारी उंगली इसमें ठहर जाए, जले ना उंगली, वी कैन होल्ड आवर फिंगर इनसाइड दैट हॉट मिल्क. जब उंगली ठहर पाती है मिल्क में, हम उसके अंदर थोड़ा सा दही का 1 चम्मच ऐड करते हैं. फिर दही को 8 से 12 घंटे इसको छोड़ देंगे. दूध को जिसमें हमने दही का 1 चम्मच ऐड किया है, 8 से 12 घंटे तक छोड़ देंगे. और 8 से 12 घंटों के बाद जब हम देखते हैं, दूध दही में बदल गया होता है. आखिर ये दूध दही में कैसे बदलता है? दूध दही में बदलता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं LAB. दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं माइक्रोब्स. विच माइक्रोब्स? बैक्टीरिया, विच वी कॉल एज LAB. इसमें 2 बैक्टीरिया आते हैं. वन इज Lactobacillus bulgaricus and Streptomyces thermophilus. So 2 bacteria, there are different bacteria which help in the conversion of milk into curd. One is, उनको together हमने नाम दिया है LAB, lactic acid bacteria, जिसमें Lactobacillus bulgaricus है और Streptomyces thermophilus है. Now what do these bacteria actually do? What they do is very simple. जैसे ही आप ये बैक्टीरिया को मिल्क में ऐड करते हैं, मिल्क के अंदर एक शुगर होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज. दैट शुगर इज नोन एज लैक्टोज. मिल्क हैज अ शुगर विच इज प्रेजेंट एज, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज. जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये LAB होते हैं. ये इस लैक्टोज, इस शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं. फर्मेंटेशन, यू अंडरस्टैंड, इट इज एन एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे जो शुगर है लैक्टोज है. नाउ लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है और उस फर्मेंटेशन के एंड पे प्रोड्यूस होता है एक एसिड जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड. एट द एंड ऑफ दिस फर्मेंटेशन अ एसिड इज प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज लैक्टिक एसिड. सो
lactose, which is the milk sugar, it undergoes fermentation by these LABs and they change this lactose into lactic acid. Lactic acid की वजह से जो मिल्क का मीडियम होता है वो पूरा एसिडिक हो जाता है, वो उसमें एक खटास पैदा हो जाती है। उस एसिडिक होने की वजह से जो मिल्क के अंदर का प्रोटीन है जिसे हम केसिन कहते हैं वो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। It starts to coagulate the milk protein casein, it starts to coagulate। ये डीनेचर, कोगुलेशन इज जस्ट लाइक डीनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन, ये कोगुलेट करना स्टार्ट हो जाता है और मिल्क गाढ़े दही में चेंज हो जाता है। सो दही बनता है बिकॉज ऑफ द कोगुलेशन ऑफ द केसीन, और वो कोगुलेशन किसकी मदद से होती है? बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, एंड दैट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरियाज? दीज लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। सो दिस इज हाउ these bacterias help, or these microorganisms help in making of curd. Then we know that curd has a very high nutritional value. आगे मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीजें कितना बेनिफिट हमें देती है। कर्ड हैज अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स पे इनका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, मैं जो आगे प्रोबायोटिक्स के अंदर डिस्कस करूंगी। सो दिस इज वन प्रोडक्ट जो हम घरों में कंज्यूम करते हैं और जिसमें जो है बैक्टीरियाज का रोल रहता है। सेकेंड इज चीज। अब देखिए, चीज इज नथिंग अगेन, इट इज अ डिग्रेडेटेड मिल्क प्रोटीन। अगर हमें चीज को डिफाइन करना है, डिग्रेडेड मिल्क प्रोटीन इज चीज। जब मिल्क के अंदर का प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, दैट इज चीज। वो भी कैसे होता है? बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंटेशन होती है, दूध की फर्मेंटेशन होती है और चीज बनती है। और चीज को पूरी दुनिया में खाया जाता है, इंडिया में खाया जाता है, इंडिया के बाहर खाया जाता है, और बहुत सारी वैरायटीज होती हैं चीज की, रॉकफोर्ड चीज, स्विस चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में लोग खाते हैं। और हर किसी चीज को बनाने के लिए एक अलग अलग किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है, और हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि दूध के प्रोटीन को डीनेचर करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, एंड इट चेंजेस इट इनटू चीज। इट फर्मेंट्स दैट particular protein present in the milk and it changes it into cheese. So cheese is fermented milk product. It is a fermented milk product. And I told you worldwide different varieties of cheese are consumed. पूरी दुनिया में अलग अलग varieties of cheese consume होती है। Now in your textbook also certain varieties of cheese are written and the microorganisms that are involved in making of those cheese are also written. So I have got it out for you. One variety is cottage cheese here. कॉटेज चीज, और इसको बनाने वाले जो बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस। यानी कॉटेज चीज जब हमें बनाना होता है, हम मिल्क में ये बैक्टीरिया ऐड करते हैं जो मिल्क को फर्मेंट करके चीज बनाते हैं, उसे हम कॉटेज चीज कहते हैं। देन अगेन द वेरी सेम मिल्क, अगर उसके अंदर आप प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी ऐड करेंगे तो वो इस कॉटेज चीज में नहीं बदलेगा, इट इज गोइंग टू चेंज इनटू अनदर वैरायटी ऑफ चीज विच इज नोन एज स्विस चीज। सो Propionobacterium shermani, it helps in making of variety of cheese which we call as Swiss cheese. Then another is Roquefort cheese. Roquefort cheese is another variety of cheese which is utilized worldwide, और इसको बनाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पेंसिलियम रॉकफोर्टी। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क को फर्मेंट करके चेंज करते हैं इनटू these different varieties of cheese. Here children, you must remember the variety of cheese and the type of microorganism that is utilized in making of these cheese. इसमें आपको एक नंबर का सवाल आ सकता है, MCQ आ सकता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, और एंट्रेंस के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई रिपीट हियर, कॉटेज चीज इज मेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और another bacteria that is lactobacillus, and Swiss cheese is made by Propionobacterium shermani and Roquefort cheese is made by Penicillium roqueforti. So this was about cheese, जो हम चीज इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं, उसके बनने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है। देन अनदर इज डो। जब हम आटा गूंथते हैं, किसके लिए? रोटी बनाने के लिए, गूंदे हुए आटे को डो कहते हैं। नाउ डो हम बनाते हैं इडली बनाने के लिए भी, डोसा बनाने के लिए भी,
जलेबी बनाने के लिए भी और ब्रेड बनाने के लिए भी। तो आटे को गूंदना पड़ता है या डो बनाना पड़ता है इडली के लिए बनाने के लिए भी, डोसा भी, जलेबी भी और ब्रेड भी। नाउ इडली, डोसा, जलेबी या ब्रेड के लिए डो बनाना एक खास प्रोसीजर है और इसमें डो को बनाने के लिए डो में खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आटे को पानी की मदद से गूंद दिया जाता है। इफ यू हैव टू मेक इडली, डोसा एंड जलेबी, हम सिंपली क्या करते हैं, आटे को गूंद देते हैं और फिर ओवरनाइट हम इसको रख देते हैं। जब हम ओवरनाइट रख देते हैं, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आई एम स्पीकिंग अबाउट इडली, डोसा एंड जलेबी। हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके कंटैक्ट में आते हैं। दोज बैक्टीरियाज, व्हेन यू लीव इट फॉर 10 to 12 आवर्स, दीज बैक्टीरियाज कम इन कंटैक्ट विद दिस डो और डो के अंदर ये फर्मेंटेशन कॉज कराते हैं। उस फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डो फूल जाता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इससे छेद जैसे हो जाते हैं, डो काफी फैल जाता है और उससे हम आसानी से फिर इडली, डोसा या जलेबी बना सकते हैं। लेकिन जब हमें ब्रेड बनानी होती है, हम डो के अंदर यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट इज अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, आटे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फर्मेंट करता है। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वो जो ब्रेड का डो होता है वो फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है और छेद वाला हो जाता है। सो जो डो हमें बनाना होता है खास तरीके से, ताकि हम इडली बनाए, डोसा बनाए, जलेबी बनाए या ब्रेड बनाए जो कि फूली हुई होती है, पोरस होती है, उनके बनाने में भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं घर में, ऐसी चीजें हैं जिनके बनाने में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें, ऑल द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसलिए बेनिफिशियल है बिकॉज जब भी आप ये मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, चाहे कर्ड लीजिए, लस्सी लीजिए, चीज लीजिए, इडली डोसा ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, ये आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोब्स जिन्हें हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। Whenever you happen to take fermented milk products, जब भी आप fermented milk products खाते हैं, ये आपकी बॉडी में ऐड करते हैं probiotics. Now, what are probiotics? Probiotics are beneficial microorganisms. These are beneficial microorganisms which not only add to the flora that is already present inside your intestine. आपके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं विच आर बेनिफिशियल टू यू। ये उनको मदद करते हैं, उनमें एडॉप्ट करते हैं और साथ साथ दे ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द फूड। आप जो खाना खाते हैं उसमें ये अंदर से एक डिजायरेबल चेंज लाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ LAB, lactic acid bacteria, these LABs are also probiotics. तो जब भी आप fermented milk products like curd, cheese and other like jalebi, dough and other things, when you eat them, you add to your system probiotics, and these probiotics are beneficial microorganisms. Now, what do these probiotics do? What are the benefits of these probiotics? See, I have got certain benefits of probiotics for you. आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडवर्टीजमेंट अपने इर्द गिर्द देखते हो, खानों पे लिखा होता है probiotic food. So it is nothing. Probiotic is basically the bacteria, useful bacteria. They bring certain good changes in your body. What are they? They help in reduction of blood cholesterol. जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में, टाइप ऑफ फैट विच कैन बी हार्मफुल टू यू, कॉज हार्ट डिजीजेस, अगर कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा हो जाए उसको कम करते हैं। ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है, उसके लिवर में अल्कोहल की वजह से काफी डैमेज हो चुका है, उस डैमेज को कम करते हैं दीज प्रोबायोटिक्स। एंड आपके जो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, दैट इज योर गट, उसकी हेल्थ ही अच्छे रखते हैं। इट कीप्स योर गट इन अ गुड शेप। ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी को प्रिवेंट करते हैं। एंड
These help in increasing the bone density. बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. कैसे? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन आपकी इंटेस्टाइन्स में बेहतर करते हैं. They help your intestines to absorb more calcium and magnesium into the bloodstream. So these are different benefits of probiotics. यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आके some of them become probiotics and they give us these benefits. So all these microorganisms, when we take them in the form of fermented milk products, तो जब भी आप fermented milk products खाते हैं, you add to your system probiotics, and these probiotics give you many benefits which I showed you so far. Now this was about microbes in household activities. Now there are also other spheres in which we use microbes, but आज की क्लास का टाइम खत्म हो रहा है. हम माइक्रोब्स के बारे में और आगे जाएंगे, but in my next class. So till then, stay home, stay safe.